लेक्चर नंबर 6 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आज की क्लास में समझने वाले हैं। देखो, रीवैल्यूएशन से आप बहुत ही भली भांति परिचित हैं। इसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लास में भी समझा था, एडमिशन के टाइम पे भी समझा था, और अभी हम रिटायरमेंट समझ रहे हैं, तो इसमें भी हमें इसे समझना ही है। ठीक है, तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहली बात तो इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर ही क्यों करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जितना भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जितना भी पार्टनरशिप फर्म आप जानते हो, उसमें जब कभी भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब कोई भी चेंजिंग हो, पुनर्गठन हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो फर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं उनका फिर से रीवैल्यू करना होता है। देखना होता है कि उनका वैल्यू बढ़ा है, घटा है, उनसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स जो है वो उस लॉस को बियर करेंगे, अपने से लाके फिर फर्म को देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए जो है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि एसेट्स का वैल्यू और लायबिलिटीज का वैल्यू में क्या चेंजेस हुआ है, इससे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखो, जब हम एडमिशन समझ रहे थे उस टाइम पे हमने रीवैल्यूएशन को बहुत ही अच्छे से समझा था और ये जाना था कि रीवैल्यूएशन में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उन सभी को जो है वो ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि वो जो प्रॉफिट है, ये एसेट्स और जितना भी लायबिलिटीज था उस टाइम पे फर्म में, वो सारे ओल्ड पार्टनर्स के थे, तो ओल्ड पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। क्या आप अगर न्यू पार्टनर बन के किसी फर्म में जाओगे और जाते के साथ ही आपको मिल जाएगा क्या प्रॉफिट में हिस्सा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उल्टा भगा देंगे आपको फर्म से, आपको पार्टनर बनने भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है इस पे उनका राइट बनता है। ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज सब पुराने पार्टनर्स के थे, इसलिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है। पहले से पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ठीक है, सपोज कि सी जो है वो रिटायर कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे जो है वो रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग किया गया तो प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मान लेते हैं 10,000 रुपीज आया है। ठीक है, तो ये जो 10,000 है वो ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज इन तीनों का था, किसी तीसरे का नहीं था। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कौन रह जाएंगे? अगर सी चला जाएगा तो न्यू पार्टनर्स तो ए और भी रह जाएंगे ना। ओल्ड पार्टनर्स तो ये तीनों हैं क्योंकि फर्म इन तीनों का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंजिंग ये है कि इसमें जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे कि ओल्ड गुडविल को हमने सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, रिजर्व्स को, सरप्लस को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे भी वही होगा, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आखिर हम तैयार कैसे करते हैं। तो हमें पता है इसका फॉर्मेट, ये टी शेप अकाउंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, इधर और इधर। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मेट रीवैल्यूएशन का। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट आप अपने कॉपी में अच्छे से स्केल करके करना। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकुलर्स होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, ये पार्टिकुलर्स होता है। अभी मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, देखो कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, कॉन्सेप्ट भी बताना है। ठीक है, ये हमारा डेबिट और ये होता है क्रेडिट। चलो, यहां तक तो समझ में आता है। अब समझना ये है कि डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते किसके लिए हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, पता है ना। तो देखो, सबसे पहले समझो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को दिखाते हैं। याद है ना क्लास 11, भूल तो नहीं गए ना। तो यस, जो नॉमिनल है वो क्या करेगा, तो डेबिट में अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड करता है, और क्रेडिट में क्या करता है, तो सारे इनकम और गेन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? सारे इनकम्स एंड गेन्स को जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपको यहाँ पे बस फर्क इतना है कि आपको पता करना है कि क्या आपके लिए प्रॉफिट है, क्या आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, क्या आप इधर डेबिट में क्या दिखाओगे, आपका एक्सपेंस क्या होने वाला है, लॉस क्या होने वाला है, ये पता करना होगा। और क्रेडिट में आपका इनकम लिखेंगे, आप गेन लिखेंगे।
तो क्रेडिट में आपको क्या लिखना है ये समझना होगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आपका रूल है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। हियर यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनकम क्या है आपका, गेन क्या है आपका, क्या एक्सपेंस है, क्या लॉस है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज ही दिखाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ओके। अब देखो समझना ये है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, पहले एसेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपके पास कोई एसेट्स है, लेट्स से कि कोई भी एसेट्स है आपके पास, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, तो हम ले लेते हैं, चलो पहले मशीनरी को लेते हैं। आपके पास एसेट्स है मशीनरी और आपका जो इसका बुक वैल्यू था वो 20,000 रुपीज था। बुक वैल्यू क्या होता है पता है ना, जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगा ना क्वेश्चन में, उसमें आपका ये 20,000 रुपीज में दिखाया गया होगा। बट आपको जो एडजस्टमेंट गिवन है उसमें लिखा हुआ है कि अब जो है वो मशीन का वैल्यू जो है वो कितना हो गया है, 30,000 रुपीज हो गया। लो ये क्या हो गया, पहले मशीन का वैल्यू था 20,000 और अब हो गया 30,000, सीधा 10,000 का बढ़ोतरी हो गया। अब आपके पास कोई एसेट्स है और उसमें 10,000 सीधा बढ़ गया उसका कीमत, तो बताओ ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सिंपल है, अगर आपके पास कोई इतना सा भी एसेट्स है और उसका वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ है ना, इसका मतलब कि आपका प्रॉफिट है। ये भी बताने वाली बात है क्या, ये तो सबको पता है। अगर आपका फोन ही है, ऐसे तो ये डेप्रिसिएट होता है, इसका वैल्यू कभी बढ़ता नहीं है, मगर मान लो एक्सेप्शन में मान लो कि आपका फोन का कीमत जो है वो पहले 5,000 था और अब 10,000 हो गया, मतलब अब आपको बेचने पे 10,000 मिलेगा, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी सब अपना फोन को बेचने के लिए निकल जाओगे क्या? हो सकता है आप ऐसा कर सकते हो। तो यही यहाँ पे हुआ है कि आपका मशीन का कीमत पहले 20,000 था एंड नाउ अब आपका मशीन का कीमत जो है वो 30,000 हो गया, बढ़ गया है। तो बताओ ये एक्सपेंस है या फिर इनकम है? यस ये इनकम है, और इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। तो यस आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई उस एसेट्स का नेम जिस एसेट से बढ़ा है। तो यहाँ मशीन बढ़ा है तो बाई मशीन लिखेंगे, बट यहाँ पे हम एक एक करके तो एग्जांपल नहीं लेंगे ना, अभी समझा दिया मैंने कि बाई एसेट्स लिखेंगे कब, जब एसेट्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और उसका अमाउंट इधर लिखेंगे। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब उल्टा लेते हैं कि अगर आपके पास यही एसेट्स है, मान लो मशीन ही है और उसका बुक वैल्यू जो है वो 20,000 रुपीज था और अब जो है इसका मार्केट वैल्यू, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब इसे पता किया गया तो उसका जो वैल्यू है वो 10,000 हो गया। लो ये तो घाटा हो गया ना, नुकसान हो गया। आपका मशीन का कीमत बुक में कितना आपने रिकॉर्ड किया था बैलेंस शीट में, 20,000 रुपीज, बट अब हो कितना गया, 10,000 रुपीज। यहाँ पे तो 10,000 का सीधा नुकसान है। अगर आप इसे सेल करने जाओगे तो 10,000 तो कम हो जाएंगे ना। यस तो ये आपका नुकसान है, इट इज योर लॉस। और लॉस को हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट, उस एसेट्स का नेम जो कम हुआ है, ठीक है, ये डिक्रीज होने पर होता है और इसका अमाउंट इधर। आई बात समझ में? जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो ये आपका प्रॉफिट होता है, आप इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, और जब एसेट्स डिक्रीज होता है तो ये आपका लॉस होता है, आप इसे डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। आई बात समझ में? देखो जिन भी बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉब्लम है अच्छे से समझ लो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है यहाँ तक बताने में। अब क्या हुआ कि ये जो एसेट्स का काम तो हमने कर लिया, अब थोड़ा लायबिलिटीज के बारे में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्रेडिटर है आपका जिससे आपने पेमेंट करना है 5,000 रुपीज। आपका कोई क्रेडिटर है जिसे आपको 5,000 देने हैं। अब हुआ क्या कि ये क्रेडिटर आप पे बहुत ज्यादा खुश हो गया एंड अब इसने बोला कि चलो तुम मुझे ना 4,000 ही पेमेंट करना, ठीक है। मतलब उसने बोला, क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि जिसे आप पेमेंट करोगे, ठीक है, जिसे ये फर्म पेमेंट करेगा ना अपने क्रेडिटर को, वो होता है। तो फर्म का कोई क्रेडिटर है जिसका जो है 5,000 अमाउंट जो है 5,000 पेमेंट करना है, ओके 5,000 पेमेंट करना है। बट अब क्या हुआ कि वो क्रेडिटर बोल रहा है कि चलो भाई बहुत दिन हो गया तो मेरा अमाउंट तो चुका नहीं रहे हो, या कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड फैमिली कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या किया कि ये 5,000 का क्रेडिटर में से 1,000 को छोड़ दिया, अब बोला कि 4,000 दे दो।
तो यहाँ पे क्रेडिटर का वैल्यू जो है वो कम हुआ, आपको जो है पहले 5,000 देना था, अब 4,000 देना है, तो 1,000 बच गया ना। आपका लायबिलिटीज जब कम हो जाता है तो ये आपका प्रॉफिट होता है, समझ लो। यहाँ पे लायबिलिटीज है ना, क्रेडिटर को पेमेंट करना है 5,000, अब 4,000 हो गया, 1,000 तो बच गया, तो ये आपका इनकम हुआ ना। तो यस, इनकम को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बाई लायबिलिटीज, उस लायबिलिटीज का नेम लिखना, ठीक है। जब लायबिलिटीज डिक्रीज होता है तो ये आपका प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपने कोई लोन लिया 10,000 का और अब आपको 5,000 पेमेंट कर, तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। अब वही आपका जो क्रेडिटर लायबिलिटीज जो है, आपने पहले 5,000 का क्रेडिटर को पेमेंट करना था, बट अब वो क्रेडिटर आपसे गुस्सा हो गया, बोला कि अब चलो तुम हमको 6,000 देना, 1,000 आपको इंटरेस्ट देने होंगे इतना दिन जो लेट कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो प्रॉब्लम है भाई। आपने लिया था 50,000 और आपको देने कितने हैं 6,000, तो यहाँ पे तो नुकसान ही नुकसान है। तो यस, आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, सॉरी डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो टू लायबिलिटीज, क्यों, क्योंकि ये आपका नुकसान वाला चीज है। और ये कब होता है, जब इंक्रीज होता है लायबिलिटीज। बस इतना ही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बस इतना ही है, ठीक है। और भी कुछ अगर आते हैं तो उसे हम समझेंगे अपने आगे की क्लासेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अगर हमें तो पता ही है कि हमें क्या करना होता है, दोनों साइड ऐड करके देखना होता है, तो दोनों साइड ऐड करके देख लेना अमाउंट वाला। अगर इधर अधिक है मतलब आपका की इनकम अधिक है, अगर आपका इनकम अधिक है तो इनकम वाले अमाउंट को इधर लिखोगे, सॉरी इनकम वाले अमाउंट को इधर लिखोगे, ठीक है। मान लो कि इधर ऐड करके आपका आया है 10,000 रुपीज, ठीक है, मान लेते हैं, और इधर ऐड करके आपका आया है 5,000 रुपीज, ठीक है। तो देखो, अगर 10,000 आपका आया है इधर, तो यहाँ पे तो 10,000 लिखोगे एंड इधर 10,000 लिखोगे। 10,000 पे इस 5,000 चला गया तो आपके पास क्या बचा, 5,000। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट। ये जो है ना, ट्रांसफर टू सारे पार्टनर्स में होंगे, ए बी और सी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये 5,000, इसमें आपको 5:3:2 का ही रेशियो, मान लो कोई भी रेशियो गिवन है, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे पार्टनर्स में, ठीक है। प्रॉफिट के केस में अगर उल्टा हो जाए, अगर इधर 10,000 हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये तो प्रॉफिट होता है तब, अब उल्टा हो जाए, अब इधर ही आपका जो है ना वो 10,000 आया है और इधर जो है वो आपका 5,000 आया है, तब क्या करोगे, तो यहाँ पे तो 5,000 का आपका लॉस हो गया, तो बाई लॉस इसे भी ट्रांसफर करेंगे ए बी और सी के कैपिटल में, जो भी रेशियो आपका गिवन होगा उसमें, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब जर्नल एंट्री तो आप कर ही सकते हो, कर सकते हो ना, सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये, तो रिवैल्यूएशन इधर वाली चीजें आपके डेबिट में लिखाई गई है, मतलब रिवैल्यूएशन को आप डेबिट करोगे और इन सभी को क्रेडिट करोगे। यहाँ 2 है ना, तो ये 2 नहीं लिखाएगा, कैसे, तो रिवैल्यूएशन है यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप करोगे डेबिट, और 2 जो इधर है डेबिट साइड में जितनी भी चीजें हैं, क्या है, एसेट्स, 2 लायबिलिटीज, ठीक है, ये सारे डेबिट वाले चीज। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन को दिखाना अलग से, रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, और ये प्रॉफिट, तो 2 प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे 2 एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल करके दिखाना, ठीक है। और इधर वाली चीजें क्रेडिट में है, क्रेडिट में ना, इसका मतलब कि रिवैल्यूएशन इधर क्रेडिट में होने वाला है और ये सब जो है वो डेबिट होंगे, ठीक है। लेजर से जर्नल बनाने आता है ना, अगर नहीं आता तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगी। वैसे आई होप कि आपको आता होगा, आता है तभी तो 12th में इतना पहुंच चुके हो। यस, रिवैल्यूएशन इधर डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में ही रखना और बाकी चीजें को क्रेडिट करेंगे। इधर जो है वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में दिखाएंगे और डेबिट में क्या दिखाएंगे, तो ये सारी चीजें। आई बात समझ में? तो यहीं पे हमारा रिवैल्यूएशन भी क्लियर हो गया है, अच्छे से हमने समझ लिया रिवैल्यूएशन को भी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और हाँ, जर्नल एंट्री अभी तुरंत ही कर लेना, ये होमवर्क है आप सभी का। अगर अभी टाल दोगे ना तो बाद में भी प्रॉब्लम होगा करने में, भूल भी जा सकते हो। ऐसे भूलोगे तो नहीं, ये सिंपल है, नॉर्मल है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सपोर्ट करो हमें अब, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।